होगी। बहुत सी बीमारियां लोगों को हैं, जैसे डायबिटिक्स है। अभी तो बहुत कैंसर कॉमन हो गया। योगा करते हैं तो बड़ी बड़ी जो ये हैवी हैवी बीमारियां हैं उसमें बचने पे योगा हमारी हेल्प करेगा एज एन। तब लोगों का आहार विहार आचार विचार उनकी इन जनरल लाइफस्टाइल ही काफी अच्छी थी। वो लोग ऑलरेडी फिजिकली स्ट्रांग थे, तो वो मेहनत चित्त वृत्ति निरोध पे कर रहे थे। उनका गोल कुछ अलग था। आज तो जब वुमेन्स आर प्रेग्नेंट तो उस टाइम पे भी जो अदरवाइज आप कंटिन्यूअसली वो एंजाइटी में होते वो आपको रिलैक्स करती है, और जब आप ये डेली करते हो तो फिर आपकी बॉडी ये जो कंटिन्यूअस एंजाइटी का चेंज चल रहा है बॉडी में, वो उसको धीरे 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 ब्रेक करना शुरू करती है। और आपके बॉडी को कुछ नया करने की भी आदत होती है। पहले सिर्फ स्ट्रेस लेने हम बात कर रहे हैं, पर हमारे बॉडी में एनर्जी लेयर भी होता है, मतलब जो वाइब्रेशंस का होता है, हम उसको कह सकते हैं। एक प्राण शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है। तो जैसे हर एक मशीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, हमारे बॉडी के अंदर प्राण शक्ति है। तो गाइस वेलकम टू जेबी टॉक शो। पहले तो आप सभी का स्वागत है शो में। और मैं इसी के साथ ये कहना चाहूँगा कि यार आज का टॉपिक बेहतरीन है यार। मैं इस टॉपिक को क्यों लाना चाह रहा था, क्योंकि यार हम सब कंप्यूटर्स पे लगे रहते हैं, हम पीसीज पे काम करते रहते हैं। आप होपफुली आप खुद में भी देखोगे आपका लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा सैचुरेटेड है, उसमें बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन हमारे पास अपनी बॉडी के लिए टाइम नहीं है। तो यार हमें फिट रहना ज़रूरी है, और फिटनेस पे ही ये टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है वो है योगा। योगा से ही होगा। एंड इसी के साथ आज मैं आपको एक ऐसे पर्सन के साथ मिलाऊंगा जो काफ़ी समय से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, एंड उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में बेहतरीन है। उनका नाम है देविका। देविका भिड़े मैम बहुत काफ़ी टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, तो आपको वो पूरा नॉलेज आज इस एपिसोड में देखने को मिलेगी। एंड लास्ट तक बने रहना। लास्ट में मैं आपको नए एपिसोड के इंसाइट्स भी देके जाऊंगा, और प्लस एक ब्यूटीफुल मैसेज भी है आप सभी के लिए, वो भी आप देख के जाना। देविका मैम पहले तो वेलकम है हमारे शो में। आपके बारे में हरिओम। जब मैं पढ़ भी रहा था, मैंने रिसर्च की। आपने काफी टाइम से 8 साल हो गए हैं योगा कराते हुए। एंड पहले तो यही क्वेश्चन निकल के आता है, ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? ये योगा का कैसे मन बना? एक्टिविटी थी, करना चाहते थे, कि एकदम से एज ए प्रोफेशन चुनना चाह रहे थे इसे? नहीं, मतलब मैं बहुत क्लियर नहीं थी पहले से। मैं बचपन से डांस में रही हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो पहले से कुछ ऐसे करने की इच्छा हमेशा थी कि जो नॉन कन्वेंशनल हो। मुझे डांसर होना था पहले। पर फिर बाद में मैं सीए कर रही थी, लॉ कर रही थी, पर कहीं ना कहीं मेरा कॉलिंग वहाँ था नहीं। और लकीली योग केम माय वे। तो मैं जब सीए कर रही थी तभी काफी लोगों ने मुझे, सीए कोर्स काफी स्ट्रेसफुल होता है, तो तभी योग करना एडवाइस किया था। और जब मैंने वो करना शुरू किया तो आई आई जस्ट गॉट कैरिड अवे विथ इट। मैंने एक एक आगे एग्जाम्स दिए, टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट किया, और फिर फाइनली योग सिखाने लगी। तो ऐसे कुछ सोच के नहीं किया था पहले से, बट आई थिंक वो आ गया मेरे लाइफ में। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वो आ गया। अच्छा मैम। मैम एक चीज निकल के आती है, योगा जो है, जब आप स्टार्ट भी किया आपने, तो पहले तो इंडिया में पॉपुलर है एज एन शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए लोग करते हैं। ठीक है, आपके क्लाइंट्स भी आते होंगे, 1 हफ्ता कर लिया, 2 हफ्ता कर लिया। तो अभी जब आप क्लाइंट्स के साथ जुड़ते हो या कोई पर्सन आपसे मिलता है एज एन योगा सीखने के लिए, तो क्या मुश्किलें रहती हैं? कैसे, या वो लॉन्ग टर्म चलते हैं या शॉर्ट टर्म ही लोग हैं इस फील्ड में आते हैं सीखने के लिए? जब कोई नया क्लाइंट या कोई नया स्टूडेंट मेंबर क्लास से जुड़ता है, तो मुश्किलें, मैं सच बोलूँ तो ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन भी कोई मुश्किल होती नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग बहुत इफेक्टिव होता है। मैं हर एक स्टूडेंट के साथ पर्सनली कनेक्टेड होती हूँ, मैं बातें करती हूँ सबसे। तो मुझे वो इशू नहीं दिखता। पर इशू बेसिकली ये होता है कि सुबह जल्दी उठना, कंसिस्टेंसी, वो एक लाइफस्टाइल चेंज, कि हम ये क्यों करते हैं।
और उसके बारे में सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग, मुझे दिखता है कि लोग थोड़ा-सा उसको लाइटली लेते हैं, तो वो एक इश्यू होता है कि इफ़ेक्ट भी दिखते हैं, उनको उससे फ़ायदा भी मिलता है, पर कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती। तो नए क्लाइंट्स से तो यही होता है, बाकी कोई इश्यू तो नहीं है। बढ़िया आपने मैम कहा कि आप बहुत पॉजिटिव इंसान हो। तो मैं एक ये भी चीज जानना चाहूंगा कि योगा करने से पॉजिटिविटी आती है पर्सन में, कि या फिर एक्चुअली आप पॉजिटिव बहुत हो। नहीं, मैं इतनी पॉजिटिव पहले नहीं थी। ऐसे नहीं है कि एक्चुअली पर्सन हर कोई पॉजिटिव ही होता है। वो कभी-कभी कुछ हम्म, सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो किसी को नेगेटिव बना देते हैं। हम्म, नेगेटिव मतलब आपका थिंकिंग, जब आप शायद कहीं गलत प्लेस में, लाइफ लाइफ में आप कितने सारे चॉइसेस करते हो, डिसीजंस लेते हो, कभी-कभी गलत हो जाते हैं। तो मैंने वैसे ही कुछ गलत डिसीजंस लिए थे पहले करियर को लेके या ऐसे, तो इसलिए मैं नेगेटिव हो गई थी। पर मुझे योग ने बहुत हेल्प की है उससे बाहर आने के लिए। मैंने कभी भी सिखाऊंगी या करियर सोच के उसको सीखना शुरू नहीं किया था, या इवन टीचर ट्रेनिंग भी मैंने जब किया तो आउट ऑफ इंटरेस्ट था वो, कि मैं अभी सिखाऊंगी या करियर स्विच कर दूंगी। ये चीज़ हम इतनी इजीली नहीं सोच पाते, बहुत बड़े डिसीजन है ये लेना। पर उससे मुझे जो फायदा मिला, मतलब योग का, आप भले आसन करो, प्राणायाम करो, उसके आपको मेंटल बेनिफिट्स, ग्रंथों में भी मेंटल बेनिफिट्स ही लिखे हैं। तो आपके मन में जो द्वंद्व कहते हैं उसको, कि इवन आसनों का बेनिफिट है कि ततो द्वंद्वा न अभिघाता। उसका मतलब ये है कि हमारे मन में जो ड्युअलिटी चलती रहती है कंटिन्यूअसली, ये पसंद है वो पसंद नहीं है, हम जो पसंद है उसको क्रेव करते रहते हैं, जो पसंद नहीं है उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो उनके बीच में कहीं ना कहीं आने में हेल्प करता है। तो वो जो कंटिन्यूअस माइंड चैटर होता है, या फिर एक क्रेविंग क्लिंगिंग कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तो वो धीरे धीरे कम होता है। आप कहीं ना कहीं मन में सेटल होने लगते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो लेयर्स बने होते हैं वो रिलीज होने में हेल्प होती है। और ये काफी साइंटिफिक प्रोसेस है। अभी अगर मैं मेरे रिट्रीट्स में समझाती हूँ वो सब डिटेल में, कि हम जो कहते हैं कि अच्छा लगता है, तो अच्छा क्यों लगता है, क्या एग्जैक्टली बॉडी के अंदर होता है जिससे आपको अच्छा लगता है। तो इसके बारे में काफी डिटेल डिस्कशंस होते हैं, पर अभी मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वो आपको पॉजिटिव बना देता है। लोग चेंज नहीं होते, सर्कमस्टेंसेस चेंज नहीं होते, आप कहीं निकल नहीं जाते, कुछ छोड़ते नहीं है, बट समहाउ पहले का जो माइंडसेट होता है वो बदलने लगता है। ये होता ही है। मतलब ये मैंने मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी देखा, और मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मैम एक चीज है, जैसे आप अभी राइट नाउ बहुत बढ़िया कर रहे हो। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया में बहुत चीजें चल रही हैं। अब जो फॉर्मेट है आपका आपका योगा का फॉर्मेट है, एंड मैं ये कहना भी चाहूंगा आप बहुत क्लीन तरह का कंटेंट डालते हो। क्लीन इन द सेंस कि आजकल बहुत ही रैंडम चलता है चीजों में। तो ऐसे में अगर प्रेजेंस बनाना इन द सोशल मीडिया, उसमें दिक्कत आई थी आपको? कि मतलब इसमें भी रहता है ना सोशल मीडिया वाली गेम में, कैसे फॉलोअर्स एंड लाइक्स एंड वो आएंगे। बट यू हैव वेरी क्लीन फॉर्मेट। राइट। क्योंकि मैंने योगा के 6 से 7 लोगों पे रिसर्च की थी, एंड देन मुझे जो पर्सन पसंद आया कि हाँ ये क्लीन कंटेंट है। तो ऐसे में कैसे सरवाइव कर पाते हो? तो ये भी मेरी जानने की बहुत उत्सुकता थी। क्या मतलब नहीं, मन में निकलता है कंटेंट बनाते समय? ये एक, मुझे सच बोलूँ तो, क्योंकि मतलब योग मेरा फील्ड है, पर सोशल मीडिया प्रेजेंस रखना, मार्केटिंग करना, उसमें लोगों को क्या पसंद आएगा, उसको कौन सा म्यूजिक लगाना चाहिए, एडिटिंग, ये मुझसे हो नहीं पाता। तो ये एक मेरे लिए चैलेंज है। मतलब आप अभी कह रहे हो कि मेरा उस पर प्रेजेंस अच्छा है, पर सोशल मीडिया के हिसाब से एक्चुअली काफी कम है। मैं कोशिश करते रहती हूँ, पर एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है कि लोग मुझे देखेंगे या नहीं देखेंगे, तो इसलिए मैं समहाउ उसके पीछे अभी ज्यादा नहीं भाग रही हूँ। जब जब कभी मुझे जरूरत पड़ती है मैं एड्स रन करती हूँ। पर मैं सोचती हूँ कि जो मेरे मन से जो कंटेंट आता है, क्योंकि योग ये ऐसी चीज है ना कि क्विक फिक्स नहीं है उसमें कुछ। आप, वो कोई मेडिसिन नहीं है कि खा लिया और हो गया, या फिर 1 महीना कर लिया तो अब वो आपको 5 साल रिजल्ट देने वाला है। वो लाइफस्टाइल है। तो इसलिए उसको तुम ऐसे बैक पेन के लिए ये कर लो, इसके लिए हम्म, वो कर लो, ये करना कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स में नहीं बैठता, या ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में सिखाना। और दूसरा ये भी है कि उसमें स्टेप्स होते हैं। तो इसलिए मैं, जो कंटेंट आपने जो कहा कि क्लीन कंटेंट होता है, क्योंकि वो चीज़ें मेरे प्रिंसिपल्स में नहीं बैठती। कहीं ना कहीं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि
क्या पाथ से जाना चाहिए, फिर भी कभी ना कभी वो पीसेस बना के डालना पड़ता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो भी इस पर्सन है, ठीक है, जो हम्म, ज्यादा वर्कआउट नहीं करता बट वो योगा सीखना चाह रहा है, तो मेन स्टेप्स क्या रहते हैं? आप स्टार्टिंग में क्या करवाते हो कि फिट होने के लिए कैसे बंदा इस फील्ड में आए? पहले तो हम आसन ही करवाते हैं। वो हम्म। फर्स्ट स्टेप जैसे हम उसको यूज करते हैं, क्योंकि जो पर्सन ये फील्ड में आता है, वो हम्म। कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आता है पहले तो, या फिर हम्म। किसी ने कुछ मेंटल हेल्थ के लिए आते हैं या फिर फिजिकल हेल्थ के लिए आते हैं, और आसनों से वो फायदे उनको मिलते हैं। तो हम पहले आसन सिखाते हैं। जो लोगों को दिखता है कि जिनको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, क्वेश्चंस पूछते हैं, डाउट्स आते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग उनको आगे रीडायरेक्ट करते हैं कि उनको फिलोसॉफी में इंटरेस्ट है क्या, तो उनको और चीजें सिखाओ। अगर उनको फिर टीचर ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, तो उनको वो चीज एडवाइस करो। पर बेसिकली मेजोरिटी लाइक 90% जो मेरे मेंबर्स है, उनको मैं आसन प्राणायाम करके, क्योंकि उसका फायदा क्या है वो मुझे पता होता है। टीचर को पता होना जरूरी है कि आप क्या सिखा रहे हो, उसके पीछे आपका पर्सपेक्टिव क्या है। स्टूडेंट्स को बस इफेक्ट मिल गया तो उतना काफी होता है। तो हम बेनिफिट्स के ऊपर काम करते हैं कि हर किसी को बस अच्छा लगना चाहिए, उससे फायदा हो एज अ टीचर। फिर उसके ऊपर आगे कितना जाना है वो पर्सन के टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है, उसको क्या देना है नहीं देना। तो मैम इसमें भी मेंटल हेल्थ सही होती है योगा के साथ? मतलब बिल्कुल बिल्कुल। कैसे? मतलब अगर समझना हो, हम मैं समझना चाहूंगा इसमें, तो मेंटल हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है? क्योंकि एक तो होगी मेडिटेशन पार्ट, एक हो गया हम्म आपकी फिजिकल हेल्थ, तो योगा हम्म कैसे वर्क करता है इस सेक्शन में? ओके। अभी आप देखो कि हमारा ना माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। आप जब आपने कहा कि मन का क्या, और मैंने जैसे कहा कि पहली स्टेप आसन ही होती है, और आसन आपको बेनिफिट देती है दोनों लेवल पे। तो जब भी आपके मन में कुछ आता है, हम सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ एक कुछ अलग चीज है, पर ऐसे नहीं है, माइंड और बॉडी कनेक्टेड है। जब भी अभी अगर आप काफी सैड हो, तो मैं आपको देख के बता सकती हूँ, क्योंकि आपके मन की सारी चीजें आपके बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें हम रिवर्स मैकेनिज्म यूज होता है आसन करते वक्त। जैसे अभी अगर मैं स्ट्रेस में हूँ, और यूजुअली आजकल लोगों को स्ट्रेस ही होता है, एंजाइटी होती है, जब वो स्ट्रेस ज्यादा प्रोलॉन्ग पीरियड तक चलता है, तो फिर वो इमोशनल साइकिल, मतलब बॉडी ऑटो पायलट पे आपको स्ट्रेस देते रहती है, जो एंजाइटी होती है। तो उसमें आपका ब्रीदिंग बढ़ता है, बॉडी टाइट हो जाती है, क्योंकि बॉडी कहीं ना कहीं आपकी फाइट और फ्लाइट के लिए रेडी होती है वो टाइम पे। आपका बीपी शूट हो जाता है, आपका डाइजेशन कॉम्प्रोमाइज होता है, ब्रेन फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो वो एक पूरी साइकिल है जो स्ट्रेस आने पे चलती है बॉडी के अंदर। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं कि जब प्रोलॉन्ग पीरियड आप उसका कुछ नहीं करते, आप आपके मेंटल इश्यूज को राइट टाइम पे, अर्ली स्टेजेस पे एड्रेस नहीं करते, तो बॉडी वो पूरा साइकिल ऑटो पायलट पे घुमाती है। तो मतलब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बोलूं, एग्जांपल अगर मैं दूं, आप कि अगर आपके आपके सामने एक आधा एनिमल आ गया, आज हम्म। कोई शेर आ गया, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? फाइट एंड फ्लाइट का, मतलब आइदर आपको उसको अटैक करना पड़ेगा या जोर से भाग जाना पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम है ना, ये जो मैकेनिज्म है, वो हमारे बॉडी में इंस्टॉल्ड होता है। बस बॉडी को ये नहीं समझ में आता कि स्ट्रेस क्या है, शेर है या कोई काम का स्ट्रेस है या क्या है। फाइट एंड फ्लाइट एक्टिव हो जाता है स्ट्रेस आने पे। और फिर वो जैसे एक्टिव होता है, आपका बीपी शूट होता है, क्योंकि आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, आपको ज्यादा ब्लड में शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, इंस्टेंट एनर्जी लगेगी। आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं, क्योंकि आप ऐसे रिलैक्स तो नहीं बैठ सकते, उसके ऊपर फाइट करना है या फ्लाइट करना है, तो पूरे शोल्डर्स, बैक, सारे पैर के मसल्स टाइट हो जाते हैं। और जो ऐसी चीजें हैं जैसे डाइजेशन बहुत एनर्जी लेता है, जरूरी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आपके ब्रेन फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम पे आप थोड़ी लाइफ के डिसीजंस लोगे, तब सिर्फ सर्वाइवल इशू में है। तो वो कॉम्प्रोमाइज होता है, आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और ये एक साइकिल आपकी स्ट्रेस की निकलती है ना, तो फिर से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाता है, तो आप यही साइकिल पे घूमते रहते हो पूरी देर। तो जब ये प्रोलॉन्ग पीरियड चलता रहे, तो आपको फिर डाइजेशन के इश्यूज, बॉडी में पेन होना, या फिर घुटने पेन होना, बैक ये पेन, गर्दन पेन कर रही है, बीपी बढ़ रहा है, अर्ली हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, या फिर ऐसी सारी चीजें, या फिर माइंड फॉग, माइंड चैटर, ये तो बहुत कॉमन है। उससे हम्म। कॉन्फिडेंस कम होना, या फिर इनसिक्योरिटीज बढ़ना, लॉस्ट फील होना, ये सारी चीजें उससे होती है। तो आसन क्या करता है, आसन और प्राणायाम इसको, इस सिस्टम को ब्रेक करते हैं। मतलब आपका जो बीपी शूट हो चुका है, उसको पहले तो शांत करके आप रिलैक्स ब्रीदिंग करना शुरू करते हो। मसल्स में जो टेंशन है वो रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि आप आपके बॉडी को अलग अलग तरीके से स्ट्रेचिंग देते हो, और
अच्छे से, मतलब स्पीड उसका स्लो, सॉफ्ट, स्मूथ होता है। उसके बाद जब ये सिग्नल आपके ब्रेन को मिलता है कि मैं अभी सेफ हूँ, तो आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक मतलब रेस्ट डाइजेस्ट पे आपको शिफ्ट करती है सिंपैथेटिक से, और फिर आपका डाइजेशन ओपन होता है। जो टॉक्सिन्स है वो तो निकलती है, क्योंकि आप अंदर अलग अलग तरह के ट्विस्ट करते हो, तो इंटेस्टाइन्स भी साफ होते हैं आपके। उसके साथ साथ वो जो आपका ब्लड शुगर लेवल्स जो बढ़ चुके हैं वो रिलैक्स होते हैं, ब्रेन रिलैक्स होता है, सेंसेस ओपन होते हैं। तो पहले जो एक टनल विजन होता है कि हम बधिर लगता है, आपने बधिर मतलब ऐसे थोड़ा नम फील होता है। और हम्म। फिर आप जब एक भी आसन का क्लास करके आंखें खोलते हो, तो आपको ऐसे अचानक फील होगा कि सब कुछ एचडी क्वालिटी दिखने लगा, क्योंकि आपका जब मन शांत होता है ना, तो आपके सेंसेस ओपन होते हैं। जो अदरवाइज आप कंटिन्यूअसली वो एंजाइटी में होते हैं, वो आपको रिलैक्स करती है। और जब आप ये डेली करते हो, तो फिर आपकी बॉडी ये जो कंटिन्यूअस एंजाइटी का चेन चल रहा है बॉडी में, वो उसको धीरे 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 ब्रेक करना शुरू करती है। पर आपके बॉडी को कुछ नया करने की भी आदत होती है। पहले सिर्फ स्ट्रेस लेने की आदत है, वही ऑटो पायलट पे घूम रहा है, अब कुछ अलग मिलता है तो आपकी बॉडी उसको भी अडॉप्ट करती है। तो इसलिए फिर मैंने जैसे पहले कहा कि सिचुएशन चेंज नहीं होती है, लोग चेंज नहीं होते हैं, डिसीजंस नहीं बदलते हैं, पर आपका पर्सपेक्टिव बदलने लगता है। जब आपका मन बॉडी रिलैक्स्ड हो, तो आप वर्ल्ड को अलग तरीके से देखने लगते हो, तो अब अपने आप शिफ्ट होने लगता है पार्टनर। आई होप मैं एक्सप्लेन कर पाई हूँ। हाँ मैम, बढ़िया आपने एक्सप्लेन कर दिया। बेसिकली क्या है कि जैसे हम कंक्रीट जंगल्स में रहते हैं, दिल्ली हो गया, बड़े बड़े शहर हैं, तो लोग क्या है, काम नहीं मतलब काम पे ज्यादा फोकस रहता है। एंड हाँ, तो उस चीज में क्या होता है, मेंटल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये हर दूसरे बंदे की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। तो अगर वो योगा करता है तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सही होगी, तो क्या मतलब बेहतर हो जाएगा वर्ल्ड। यही हम चाहते हैं, यही मेरा कॉन्सेप्ट है शो का। हाँ जी। मैम, या अब बात आती है बीमारियों की। बहुत सी बीमारियां लोगों को हैं, जैसे डायबिटिक्स है, अभी तो बहुत कैंसर कॉमन हो गया है। तो ये तो वैसे क्योर मतलब मेडिसिन से ही होंगे। बट अगर हम योगा करते हैं, तो बड़ी बड़ी जो ये हैवी हैवी बीमारियां हैं, उसमें बचने पे योगा हमारी हेल्प करेगा एज एन। हाँ, जरूर जरूर। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां तो रिवर्स भी योग करता है। अभी आपने जिस बीमारियों का नाम लिया, कोई कोई चीजें रिवर्स नहीं हो पाती है, पर अगर आपकी लाइफस्टाइल में पहले से ही योग है तो प्रिवेंट हो सकती है। और फिर बाद में हीलिंग होने के बाद आप इसका जरूर, जैसे मैंने अभी कहा था कि आसन, प्राणायाम आपके ब्रीदिंग को, आपके बॉडी को रिलैक्स करके बॉडी को हील करने का टाइम मिलता है। क्योंकि वो जो एक कंटिन्यूअस चेन शुरू होती है बॉडी में स्ट्रेस एंजाइटी की, वो ब्रेक होती है। बॉडी कुछ अदरवाइज भी अलग तरीके से भी काम करता है, लाइफ को अप्रोच करता है। तो इसलिए ये सारी चीजों में फर्क पड़ता है। और उसके साथ ना और एक एस्पेक्ट है हमारे बॉडी का, लाइक हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ के ऊपर या फिर मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं। पर हमारे बॉडी में एनर्जी लेयर भी होता है, मतलब जो वाइब्रेशंस का होता है, हम उसको कह सकते हैं। प्राण शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है। तो जैसे हर एक मशीन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी, हमारे बॉडी के अंदर प्राण शक्ति है। तो जैसे उसका फ्लो वो मशीन में अगर ठीक से हो तो वो ठीक से काम करेगा, वैसे हमारे बॉडी के अंदर वो प्राण शक्ति का अगर फ्लो ठीक से होना, तो हमारी बहुत सारी बीमारियां खत्म होती है। क्योंकि आपने अगर सुना होगा, दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एनर्जी। हमारे हर किसी के, अभी क्वांटम फिजिक्स भी ये चीज बता रहा है कि हर एक पार्टिकल के अंदर एनर्जी है। तो हम जब अलग अलग तरीके से वो प्राण शक्ति को स्टिमुलेशन देते हैं, तो और उसके साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग, तो आपको एक तो पॉजिटिव होने में भी योग मदद करता है, उसके बाद आपके प्राणों को भी रेगुलेट करने में मदद करता है, आपके बॉडी में आसनों से जो कुछ बॉडी के अंदर जो स्टोर हुआ है उसको भी रिलीज करने में मदद करता है। और उसके साथ साथ उसमें हम जो ओम चैंटिंग होता है या फिर अलग अलग मंत्र हम चैंट करते हैं। तो मंत्र मतलब मन तारयति इति मंत्र। बहुत बार आपने सुना होगा कि मंत्रों का ऐसे स्पेसिफिक अर्थ नहीं होता, पर उसमें जो वाइब्रेशंस निकलते हैं स्पेसिफिकली संस्कृत मंत्रों के अंदर, तो आपके बॉडी के एनर्जी को स्टिमुलेशन देते हैं। क्योंकि आपका अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से मैच हो, तो वही आप अट्रैक्ट करोगे, वो जो एक कॉन्सेप्ट होती है। तो आपको बहुत अलग अलग लेवल पे हील करने में, फिर से खड़ा रहने में, पॉजिटिविटी लाने में आपको योग मदद करता है। पर उसको एज अ मेडिसिन मत देखिए, उसको एज अ लाइफस्टाइल देखिए। आपको जब बीमार होते हो तो मत शुरू कीजिए, पहले ही शुरू कीजिए ताकि आप बीमार ना पड़ो। तो मैम, यही मैं जानना चाह रहा था और आपने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया।
बेसिकली क्या है कि हम जब बीमार हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कि हमने ये मतलब इस एक्टिविटी को क्यों नहीं किया। तो इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम पे जो ये एपिसोड्स भी देख रहे होंगे लोग, वो पहले से ही योगा स्टार्ट करना शुरू करेंगे कि उस स्टेज में ना पहुंचे। मैम, अब कमिंग टू योर जर्नी, घुंघरू नेम कैसे आया? ये कैसे, इसके पीछे नेम की, क्योंकि आपका सबसे यूनिक है इंस्टाग्राम नेम, एंड आपने जो रख रखा है अपना कीवर्ड, बहुत ही यूनिक है। तो ये नाम कैसे ओरिजिनेट हुआ? घुंघरू एंड योगा मैट, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं डांसर बनना चाहती थी, तो हम्म। मैं बहुत बचपन से कथक का ट्रेनिंग ले रही थी और काफी साल, 15 साल तक अच्छे से प्रैक्टिस करी थी। डांसर होना था पर नहीं हो पाई। तो जब मैंने ये चैनल शुरू किया, तब इतना कुछ सोचा नहीं था, क्योंकि मैंने तब तक टीचर ट्रेनिंग भी योग का किया था, पर मैं एज ए करियर तब मैं तो खुद के लिए सीख रही थी वो टाइम पे। तो मैंने जब ये सब जर्नी शुरू किया, तो मैंने सोचा था कि मैं उसमें कथक और योग ऐसे दोनों के पोस्ट डालूंगी। तो इसलिए मैंने तभी इंस्टेंटली वो नाम मन में आया कि उसको घुंघरू एंड योगा मैट कहेंगे, ताकि उस पे दोनों चीजें मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। पर ओवर द पीरियड ये करियर बन गया, और फिर वो घुंघरू का पार्ट पीछे ही रह गया, वो मैंने कभी उस पे ज्यादा कुछ डाला ही नहीं। पर वो ऐसे होता है कि बहुत बार लोग सजेस्ट करते हैं, मेरे मन में भी चलता है कि अब वो नाम चेंज करने की जरूरत है, पर नहीं हो पा रहा। मुझे बहुत पसंद है वो। एक्चुअली मैम, मैं ये कहना भी चाहूंगा, जैसे जो आपने रख रखा है ना घुंघरू, बहुत यूनिक है। आप इसे चेंज मत करना। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे, मेरी ऑडियंस के भी होंगे, और कमेंट डाउन भी आएंगे इस पे, क्योंकि सबसे हाँ, यूनिक नेम है। ये आप थैंक रखना, कीप करना। तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? आप तो मतलब इतना अच्छा कर रहे हो सोसाइटी में, तो घर वालों का कैसे रहता है? इस कैरियर को कैसे देखते हैं वो? पहले जब मैंने मतलब इसको करियर करना है बोला था, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है स्टार्टिंग में, उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए, मुझे भी था, क्योंकि पता नहीं होता है कि ये क्या, मैं इसके थ्रू क्या करने वाली हूँ, या फिर मुझे कितना आता है, क्या सीखा है नहीं। पर अब मतलब मेरे पेरेंट्स की वजह से या मेरे हस्बैंड की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। लाइक उन वो लोग पिलर बन के मेरे पीछे खड़े हैं। अब मेरी शादी को 3 साल हो गए, और बीच में मैं बहुत एक कर्म योग के कॉन्सेप्ट से क्लासेस रन कर रही थी, जिसमें मैं कुछ फीस भी नहीं लेती थी। एक एक 1.5 साल मैंने वैसे क्लासेस चलाए। वो सोच तो मेरे मन की थी, पर हस्बैंड ने कुछ कहा नहीं, उसने सपोर्ट किया, इसलिए वो कर पाई। वरना जब आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता, तो आपके मन की सारी चीजें आप नहीं कर पाते हो। तो वो मैं कर सकती हूँ। या फिर इवन अब मैं रिट्रीट्स लेती हूँ, वो भी उसके ही वजह से हुआ। मेरे हस्बैंड ने, मैंने ऐड डाल के मैं विपश्यना चली गई थी 10 दिन। तो उसने ओके। लिटरली सारे एनरोलमेंट करवाए, सब कुछ, सबसे बात किया, जगह भी उसी का है, उसने ढूंढा है। तो सारी चीजें उसने की है, इसलिए पेरेंट्स और घर का फुल फुल सपोर्ट इसलिए हो पा रहा है, वरना इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता। ये तो है मैम। फील्ड के रिगार्डिंग लोगों को ज्यादा इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा मतलब कैसे होगा। तो ये रहता हाँ, ही है जब आप न्यू चीजें स्टार्ट करते हैं। पर मैम, मैं ये भी कहूंगी कि आपको ना, आपको कितना इंटरेस्ट है वो मेहनत आपको लेनी ही पड़ती है। लाइक ऐसे नहीं होता है कि वो लोग सपोर्ट तभी करेंगे जब आप उसमें उतना दिखाएंगे इंटरेस्ट, तो वरना वो भी नहीं होता हो पाता है। तो अगर मतलब कोई अगर कुछ करियर चेंज करने का सोच रहा हो, तो उसके लिए वो एडवाइस है एक्चुअली, कि आप पहले खुद की मेहनत करो, तो आपको फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे। उनको भी दिखना चाहिए कि आप कितने उसके बारे में सीरियस हो। ये तो है मैम। मैम, अब मैं जानना चाहूंगा, कोई ऐसी क्लाइंट स्टोरी आप शेयर कर पाओ हमारे साथ, जिससे कि एक्चुअली किसी की लाइफ चेंज हुई हो, बहुत पॉजिटिविटी आई हो उसकी लाइफ में। आपका कोई ऐसा क्लाइंट रहा हो? हम्म, है ऐसे, मतलब ऐसे हर किसी को थोड़ा बहुत फायदा, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, पर मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट्स है कि जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा था, हम्म। और क्लास करने के बाद उनको, या 2 या 3 महीने क्लास करने के बाद उनको वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। या फिर मैं उस पे प्रीनेटल के भी क्लासेस लेती हूँ। एक लेडी थी मेरे पास की, जिसकी प्रेगनेंसी रह नहीं पा रही थी, एक 6 महीने का होने के बाद अबॉर्शन हो जाता था। तो हम्म। आसन और प्राणायाम करने के बाद वो प्रॉब्लम ठीक हो गया। बहुत सारे लोगों को मेंटल इश्यूज ठीक होने में मदद हुई है। या फिर मेंटल इश्यूज ज्यादा फिजिकल से, क्योंकि दोनों फायदे इसमें होते हैं। बहुत लोगों ने मेरा देख के करियर भी स्विच किया है, तो एक लाइफ का कोर्स चेंज करने में हेल्प होती है। पर
जैसे मैं कहूँ ना, मेरा एक 4 साल का एक्सपीरियंस, उसमें बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आए हैं, पर लोगों की कंसिस्टेंसी कम पड़ जाती है। वो एक प्रॉब्लम मैं हमेशा फेस करती हूँ कि बहुत अच्छा कुछ कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हम्म। अच्छा मतलब फायदा मिल मिल गया ना, फिर वहां पे रुक रुक देते हैं, तो फिर से उल्टी जर्नी शुरू हो जाती है। वो नहीं होना चाहिए। तो मैं भी तो रहता होगा कि इट्स लाइक कि जैसे मतलब जिम में फॉर एग्जांपल मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट हाँ, जैसे लोग 6 महीने की फीस भरते हैं, 1 साल की फीस भरते हैं, 1-2 महीना करते हैं, जी ठीक है हमने स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या रहता है? मतलब या तो आप तो मतलब बहुत पॉजिटिवली करवा रहे हो, लोगों में क्या मतलब ऐसा क्रिएट हो जाता है, क्या रहता है? ये तो आप बता सकते हो हमें, जिससे कि आने वाले टाइम में लोग ना छोड़ें, लॉन्ग टर्म करें, इस चीज में रहें। नहीं, उसमें ना कमिटमेंट, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब एक 3-4 महीने करने के बाद उनको फायदा मिलता है, करने की इच्छा भी होती है, पर ना ये चीज आई थिंक ना एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं खुद से। मतलब ये चीज मैंने देखी है अभी, इवन एक कोई प्रोफेशन करते वक्त कभी कभी अप डाउन आता है कि कोई ऐसे ये रहता है कि आज मुझे काम नहीं करना है, या आज मुझे खुद को प्रैक्टिस नहीं करनी है, या तो कभी कभी खुद को थोड़े थोड़े ब्रेक देना और खुद से बहुत एक्सपेक्टेशंस ना रखना, ये भी थोड़ा सा जरूरी होता है। लेकिन मैंने ये बहुत देखा है कि मैं 1 घंटा नहीं कर पा रही हूँ, या फिर मैं वीक में अभी 2 दिन मुझे नहीं हो पा रहा है तो क्लास बंद। हम्म। ये चीज नहीं, क्योंकि बहुत एक एक्सपेक्टेशन सेट होती है ना, उससे फिर नहीं हो पाया तो छोड़ ही देते हैं। वो नहीं होना चाहिए। लाइक तुम ब्रेक लो, कभी कभी आधा, मैं तो कितने बार बोलती हूँ कि वो आधे ही घंटा करो, या फिर मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, जब चाहिए तब करो। हम्म। पर वो एक माइंडसेट मुझे, वरना ऐसे नहीं है, 3 महीने में जब आपको फायदा मिलता है तो ऑब्वियसली करने की इच्छा होती है, पर मन जब थोड़ा सा ऐसे होता है कि अभी नहीं करना है, बोर हो रहा है वगैरह वगैरह, तो खुद को थोड़ा ब्रेक भी लेते आना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा, उससे प्रॉब्लम होता है। मतलब ऐसे लोगों के लिए कि जो अचीव कर लेते हैं कुछ, और फिर पता नहीं, खुद को वो देना चाहिए थोड़ा सा, कभी कभी डिस्काउंट देना कंटिन्यू नहीं चाहिए। कर पाते, कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो हाँ। मैंने चीजें मुझे एक्सप्लेन कर दी। अब मैं एक और चीज जानना चाहूंगा। बेसिकली मिथ रहते हैं, तो जब वुमेन्स आर प्रेग्नेंट तो उस टाइम पे भी मतलब योग कर सकते हैं कि नहीं करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। रिसर्च कर रहा था तो बहुत से मतलब क्वेश्चंस में से ये भी निकल के आ रहा था, तो ये चीज हाँ, के बारे में क्या रहता है? नहीं जरूर करना चाहिए, मतलब क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि पहले 3 महीने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जब बेबी सेटल होता है, तब थोड़ा सा मूवमेंट अवॉइड करते हैं। तो ठीक है, तब आप आसन मत कीजिए एज अ प्रिकॉशन, पर तभी भी आप ब्रीदिंग कर सकते हैं, प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मंत्रों का प्रैक्टिस भी तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे के जो ट्राइमेस्टर होते हैं, दोनों के हेल्थ के लिए, बेबी के हेल्थ के लिए और उसकी माँ के हेल्थ के लिए भी, कि उसमें जो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो वो समय पे आसन करना बहुत जरूरी है। आपके स्पाइन का पोस्चर बदल रहा है, पेट धीरे धीरे बाहर आ रहा है, तो फिर बाद में अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे ये समय, तो बहुत लोगों को फिर पोस्ट प्रेगनेंसी बैक एक होने लगती है, साइटिका का प्रॉब्लम होता है, और फिर वो पेन रिवर्स नहीं हो पाता। तो इसमें भी आपको, आप जितना एक्टिव रहेंगे, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखेंगे, तो अभी उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप एक सेट एक्सरसाइज का सेट होता है, ऐसा मैं कहूंगी, उसको हम एक्सरसाइज भी नहीं कहेंगे, मैं मूवमेंट कहती हूँ, क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत हल्की हल्की करनी होती है, पर जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से हो, बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, आपकी स्पाइन की हेल्थ अच्छी रहे। और जैसे हमने पहले मेंटल हेल्थ के बारे में कहा कि वो मदर्स काफी मेंटल इश्यूज को सफर करती है, फिजिकल चेंजेस होते हैं, एक एंजाइटी होती है, फियर होता है, कितनी सारी चीजें होती होंगी, और उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी भी। तो ये सारी चीजों में आपको योगा प्रैक्टिस बहुत हेल्प करती है। आपको डिलीवरी के वक्त हम लोग ऐसे भी कुछ प्राणायाम करवाते हैं कि जिससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, क्योंकि अब हम इतना शैलो ब्रीदिंग करते हैं कि डीप ब्रीदिंग करने की आदत ही नहीं होती, और वो टाइम पे जब आप डीप ब्रीदिंग करने जाते हैं तो उससे और थकान होती है। तो उसके पहले ही प्रिपरेशन करना, आपको ज्यादा प्राणा मिला तो और अच्छा है, आपको बाद में पोस्ट प्रेगनेंसी भी उसके फायदे दिखते हैं, और बेबी के डेवलपमेंट के लिए तो है ही। जो चीज आज हमारे शरीर के 5 एलिमेंट्स को, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी को क्योर करने की ताकत रखती है, वो प्रैक्टिस जब वो बेबी बन रहा है पेट के अंदर, तभी आप करोगे, तो वो क्या बनेगा फिर? वो टाइम पे आपका माइंडसेट क्या है, वो उसमें वो बेबी का फाउंडेशन है, उस मदर का जो कुछ माइंडसेट है, वो बेबी का फाउंडेशन बनने वाला है। तो इसलिए उसके फायदे और मैंने देखे हैं, मतलब
मैंने ऐसे बच्चे जिन्होंने क्लास करवाया था जिम का, वो अलग, उनमें एक शार्पनेस होता है और वो देख सकते हो आप, बच्चे शांत होते हैं। आप प्रेगनेंसी के वक्त जो संकल्प लेते हैं उस हम्म। हिसाब से आपका बेबी बाद में बिहेव करता है, ये भी चीजें हमने नोटिस की है। और मंत्रों से, प्राणायाम से बच्चे के नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट पे या फिर सेंसरी डेवलपमेंट पे, ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत फायदा मिलता है। तो ये उल्टा ऐसा पीरियड है कि यू शुड मेक मोस्ट ऑफ इट। हम लोग बहुत सारी चीजें करवाते हैं, उसमें विजुअलाइजेशन होता है, चार्ट बनाते हैं, या फिर मंत्र मैं बताती हूँ करने में, क्लास में हमेशा हो नहीं पाता पॉसिबल, पर ओमकार का चैंटिंग होता है, आसन प्राणायाम होते हैं, और जरूर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैम एक चीज है, हमने वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा अपना लिया। वेस्टर्न हम्म। कल्चर से एक ओरिजिनेशन हुई जिम कल्चर की, मतलब लोग आजकल जिम बहुत करते हैं, जिम में बॉडी बिल्डिंग और मतलब प्रोटीन वगैरह, स्टेरॉइड्स, ऐसा बहुत आजकल कॉमन हो गया है। योगा एशियंट है और इंडियन ओरिजिनेटेड चीज है। तो मैम, जिम और योगा में एक बेसिकली आपके हिसाब से क्या डिफरेंस भी रहता है, और क्या, जैसे जिम के तो मैंने बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट लोगों से सुन रखे हैं, तो योगा के तो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं या ना, नहीं है, वो भी हम इस चीज में डिस्कस कर लेते हैं। प्लस मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा जिम कर रहा है, वो हम्म। छोड़ देता है, तो उसको बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है। अगर योगा छोड़ देता है या योगा करना बंद कर देता है, उसके बाद क्या बैड इफेक्ट्स निकलते हैं, तो ये चीज पे भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। मैं ऐसे कहूंगी कि बैड कुछ नहीं है। हम्म। मतलब हर एक एक्सरसाइज के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। अभी ये जो जिम और ये टाइप के जो एक्सरसाइज है, उसको आप आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस कह सकते हैं। ये योग प्रैक्टिस में आइसोमेट्रिक टाइप के स्ट्रेचेस होते हैं। तो दोनों आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि और दोनों का कॉम्बिनेशन आज होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको योग बहुत फायदा भी देता है, पर वो जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि आज की हमारी लाइफस्टाइल, अभी जिस जमाने में ये सारी टेक्निक डेवलप हुई थी, तब लोगों का आहार विहार, आचार विचार, उनकी इन जनरल लाइफस्टाइल ही काफी अच्छी थी। वो लोग ऑलरेडी फिजिकली स्ट्रांग थे। तो वो मेहनत चित्त वृत्ति निरोध पे कर रहे थे, उनका गोल कुछ अलग था। आज जब हम लोग योग प्रैक्टिस करते हैं तो दिन भर हम काउच पोटेटो बन चुके हैं। ना ही बॉडी में स्टेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। तो आप अगर सिर्फ चित्त वृत्ति निरोध स्थिर सुखम आसनम करके आसन लेके बैठे रहोगे ना, तो फैट लॉस के साथ मसल लॉस भी होगा। तो अब आई थिंक समय के साथ थोड़ा बदलना जरूरी है। और इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा हो चुका है मसल लॉस पहले होके। तो आपको थोड़ा कॉम्बिनेशन, मतलब सिर्फ जिम 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 भी मत करो, क्योंकि वो आपको सिर्फ मसल के ऊपर आपके काम करता है। और आसन जो है वो मसल को फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, और शरीर के अंदर तक, माइक्रो लेवल तक उसके बेनिफिट जाते हैं, क्योंकि आप आपके मसल्स को रिलैक्स करते हो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को उसका इफेक्ट मिलेगा, इंटेस्टाइन्स को मिलेगा, पैनक्रियाज को मिलेगा, मेंटल आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। तो स्टार्टिंग में थोड़ा एक मास्टरी लेने के लिए एकदम सब कुछ स्विच मत करते रहना, कुछ एक से शुरू कर सकते हो। बहुत लोगों को जिम जाना पसंद नहीं है, तो आप योगा प्रैक्टिस से शुरू कर सकते हो, क्योंकि वो उससे आपको अच्छा भी लगता है, मेंटल हेल्थ भी सुधरती है। और फिर कुछ दिन एक बार उस पर 4-5 महीने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद उसका कॉम्बिनेशन शुरू करो। आप थोड़ा सा पिलाटेस करो, थोड़ा जिम जाओ, आसनों का भी प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, उसमें प्राणायाम जरूर करो रोज। तो आपको सबका फायदा उसमें मिलेगा, लाइक बॉडी डेकोरेट भी होगी, बॉडी हील भी होगी। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि योग सस्टेनेबल, उसके इफेक्ट मिलते हैं, जिम का वही प्रॉब्लम है, क्योंकि अंदर से हीलिंग नहीं होता है, बस मसल के ऊपर ये होता है। स्ट्रेंथ स्टैमिना तो बढ़ता है, पर मेंटल फायदे भी नहीं इतने मिलते। तो उसकी वजह से फिर वेट जल्दी, क्योंकि जो हमने स्ट्रेस साइकिल के वक्त बोला था ना कि डाइजेशन हम्म। कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ब्रेन फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपका ब्रीदिंग कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, वो सारी चीजें जिम में नहीं होती, उल्टा आपका और ब्रीदिंग बढ़ता है अलग तरीके से। तो हम्म। इसमें फिर इसका कॉम्बिनेशन आपको लगता है। पर योग का मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप अगर उससे वेट लॉस करोगे, एक तो वेट लॉस गोल नहीं होना चाहिए, पर अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वेट लॉस बाय प्रोडक्ट है, हो ही जाता है। अगर अंदर से पूरा क्लीनिंग हो गया, हीलिंग हो गया, तो वेट तो जाएगा ही ना अननेसेसरी। और आपके इंस्टिंक्ट्स भी बदलते हैं, क्या खाने चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी इच्छा बदलने लगती है। तो उसका आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है इसमें। और छोड़ने के बाद जल्दी वेट नहीं बढ़ता, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने 1-1.5 साल बीच में छोड़ा था अलग अलग चीजों की वजह से, पर उसमें भी मुझे कोई इशू नहीं है। ऐसे बाउंस बैक नहीं होता, क्योंकि वो आपके बॉडी को अंदर से ही प्रोग्रामिंग उसका बदलने लगता है।
या फिर जो कुछ विकृतियां बढ़ी है वो फिर से प्रकृति की तरफ ले जाता है, तो वो जल्दी शूट नहीं होता फिर से। मैम सही, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैम एक और चीज है, योगा का टाइमिंग क्या रहता है? ये मेरा जनरल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे हाँ। आसपास ना सुबह 5 बजे उठते हैं और मैं उठ नहीं पाता। तो अर्ली मॉर्निंग ही टाइमिंग रहती है या फिर आप इवनिंग में भी कर सकते हैं? ये कुछ ऐसा रहता है इसका टाइमिंग का क्या, योगा अगर का आप बेहतर रहता है? अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो सबसे बेस्ट है। हम्म। पर अगर मॉर्निंग में नहीं हो पा रहा है, आप ठीक है 7-8 बजे तक कर सकते हैं, या फिर हम्म। आप इवनिंग में कीजिए। पर एक है कि उसके पहले खाना नहीं, आपको 1-2 ढाई घंटे कुछ खाना नहीं है, क्योंकि उसके बेनिफिट अंदर तक जाने वाले हैं। तो अगर आपके इंटेस्टाइन्स में फूड है, पेट में फूड है, तो आप जब वो ट्विस्ट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, तो आपके उल्टा सिस्टम आप खराब कर लेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। तो ये नहीं, इसलिए मॉर्निंग समय बेस्ट है। तो शांत होता है, हवा भी अच्छी होती है, हवा में एक वाइब्रेशन भी पॉजिटिव होती है, तो उसका आपको मेंटल और एनर्जी लेवल पे बहुत फायदा मिलता है। पर अगर नहीं हो पा रहा है तो ठीक है इवनिंग में कीजिए, बस कभी भी मत, क्योंकि दोपहर को यूजुअली हम कुछ खाते हैं, कुछ करते हैं, तो वो टाइम सही नहीं है उसके लिए। और कूल भी नहीं होता है, एनवायरनमेंट थोड़ा हॉट होता है बाहर। तो आप इवनिंग में कर सकते हैं। बस आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक है मैम। मैम, जैसे योग गुरुज एंड इन्फ्लुएंसर्स है आज के टाइम पे, तो आप किससे, मतलब इन द सेंस, आपने जब स्टार्टिंग की थी आपके कोई गुरु थे या फिर आप स्टडी बुक किस से ही आपने स्टार्ट किया था ये सब? मैंने स्टडी से, मतलब मैं इन्फ्लुएंस हुई हूँ। लाइक इंस्टाग्राम पे हम देखते रहते हैं अलग अलग लोगों को, तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स है। काफी सारे वेस्टर्न लोगों को भी मैं फॉलो करती हूँ, जिस तरह से वो आसन करते हैं, डिफिकल्ट होता है बट बहुत इंस्पायरिंग होता है। देख ठीक है ना, आप किसी भी चीज से इंस्पायर हो जाओ, भले वो ट्रेडिशनल योग ना हो, अगर उससे आपको कुछ अच्छा करने का मन हो रहा है, कुछ अच्छा सीखने का, अगर वो आपको योग की तरफ ले जा रहा है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हाँ, मतलब बहुत सारा कंटेंट देख के भी इन्फ्लुएंस होती हूँ। और मैं खुद, मतलब खुद रिजल्ट्स की वजह से मैं इस फील्ड में ज्यादा आई हूँ, कि मैंने खुद ने शुरू किया, मैंने उसके फायदे देखे, और मुझे फिलोसफी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं खुद बहुत सारी चीजें पढ़ती रहती हूँ, बुक्स पढ़ते रहती हूँ, लोगों से बात करती हूँ, और वही मैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू काफी शेयर करने की भी कोशिश करती हूँ, फिलोसफी कल कंटेंट ज्यादा करके। तो हाँ, मतलब मेरे गुरु से, खुद से और इंस्टाग्राम से, तीनों से। तो मैम ये है कि आपने कहीं से नॉलेज लेना छोड़ा नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई है हमें। हम भी नॉलेज लेते रहेंगे जहाँ से भी हमें पॉजिटिविटी मिलती है। मैम हर कोई अच्छा ही कुछ तो बनाता रहता है अलग अलग स्टाइल में। हाँ जी। मैम एक और चीज है, योग जो है, इन द केस अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में बात करें तो ओरिजिनेशंस के बारे में अगर आप बता पाएं, कहाँ से ये स्टार्टिंग हुई थी, थोड़ा सा हमें टेक्निकल बातें। हाँ। या योग योग ये काफी, मतलब हजारों साल पुराना है। मतलब जो हम, हमारे पास जो वेद है, जिनको एकदम फर्स्ट बुक्स हम मानते हैं, जो भी अपरुषीय है, कि जो भी किसी ने लिखी नहीं है, तो उसमें भी अलग अलग तरीके से योग का वर्णन है। भगवत गीता में वर्णन है, महाभारत में वो वर्णन है। या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वहाँ पे जो एक्सकवेशन हुआ था, उसमें जो एविडेंसेस मिले, बहुत सारे ऐसे सील्स मिले हैं कि जिसके ऊपर योग पोज में सील्स, मतलब लोग बैठे हुए उस पे थे, वो सील्स के ऊपर, भद्रासन में या फिर ऐसे अलग अलग आसनों में। तो अगर आप देखेंगे ना, तो तब से ये चल रहा है। मतलब बहुत साल पुराना ये प्रैक्टिस है, ये लाइफस्टाइल है, और वो आज तक चल रहा है। तो आगे फिर अलग अलग पीरियड्स में, उसको अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। वैदिक पीरियड, पोस्ट क्लासिकल पीरियड, क्लासिकल, प्री क्लासिकल, सॉरी पोस्ट, फिर पोस्ट क्लासिकल, और फिर मॉडर्न टाइम। तो बहुत सारे अलग अलग संत ऋषियों ने ये जर्नी, मतलब ये सारा नॉलेज हम तक वो लेके आए। इसके लिए बहुत कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। तो मैम डाइट क्या रहती है योगा के लिए? बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है, मैं बहुत गलत चीजें खाता हूँ, बर्गर पिज्जा वगैरह। तो ऐसा हाँ। कुछ रिकमेंडेशन आप दे पाओ हेल्थ से रिगार्डिंग, डाइट के रिगार्डिंग? योगा बुक्स आपने पढ़ रखी हैं, तो क्या रहता है? अभी योग में ना ऐसे कुछ ऐसे बोला नहीं है कि आप इतना, ऐसे कोई डाइट चार्ट नहीं है कि आप हम्म। इतना प्रोटीन खाओ, या फिर आप इतना मिनरल्स आपने लेने चाहिए, या ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। उसमें ब्रॉडली 3 कैटेगरीज होते हैं: सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक फूड। मतलब सात्विक फूड मतलब ये होता है कि जिसमें प्राण शक्ति बहुत ज्यादा है, जो लिविंग फूड है,
क्योंकि हम प्राण के बने हैं, हम एनर्जी के बने हैं। तो फाइनली फूड से ही तो बॉडी बन रही है ना। मैं जब बेबी थी तब बॉडी अलग थी, आज अलग है, आगे अलग बन रही है। तो कंटिन्यूअसली वो बन रही है, जा रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, तो फूड से ही बन रही है। तो आप जितना प्राण वाला फूड लोगे, सात्विक क्वालिटी का, उतनी आपकी बॉडी अच्छे से बनेगी। तो इसलिए जो जो बहुत फिर जो राजसिक फूड होता है, मतलब बहुत स्पाइसी फूड, बहुत प्रोसेस्ड फूड, वो नहीं खाना चाहिए। उससे आपके अंदर रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है, और जो या फिर एंगर बढ़ता है। और थर्ड कैटेगरी होती है तामसिक फूड की, कि जो जिसमें नॉन वेजिटेरियन फूड या फिर अगेन फ्राइड, प्रोसेस्ड, प्रिजर्व्ड, पुराना फूड, हम स्टेल फूड खाते हैं वो वाला, तो वो नहीं खाना चाहिए। उसमें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीजें तामसिक क्वालिटी की होती है। मतलब वो आपके अंदर एक वेट बढ़ा देती है, लथार्जी बढ़ाती है, आपका माइंडसेट खराब कर देती है। तो फिर वो आपको आपके लाइफ में जो चीज आप खा रहे हो लाइफ के लिए, वही अगर आपके लाइफ को डिस्टर्ब करे तो खाने में क्या मतलब है। तो इसलिए आपका जो जनरल एक होम कुक्ड फूड जो होता है वो आप ले सकते हैं। उसमें बहुत स्पाइसी खाना, बहुत ऑयली खाना मत खाइए। दिन में 2 या 3 बार खाना खाना, बहुत दिन भर खाते रहना ने तो वो भी ठीक नहीं, क्योंकि फिर डाइजेशन ही चलता रहता है दिन भर, तो वो नहीं। और जितना हो सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाइटली प्रोसेस, लाइटली कुक्ड, ऐसी चीजें आपने खानी चाहिए। ऐसे कोई डाइट चार्ट नहीं है, पर मैं कहूंगी कि जो डाइट आप परमानेंटली चेंज नहीं कर सकते वो मत कीजिए। मैं फैट जैसे मत कीजिए, कुछ दिन किया फिर छोड़ दिया। जो चीजें आप परमानेंटली चेंज कर पाते हैं वो धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। और दूसरा ये भी है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर आप उसको पनिशमेंट जैसे देखेंगे ना तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। पर योग प्रैक्टिस ही आपके डाइट चॉइसेस बदलती है धीरे धीरे। जैसे आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स होती है ना, वैसे आप आपके खुद के इंस्टिंक्ट से ज्यादा क्लोज जाने लगते हो, सुनने लगते हो उसको। तो नेगेटिव चीजें खा के मन के अंदर नेगेटिविटी इतनी फील होने लगती है कि वो नहीं खाने का मन होता है फिर धीरे धीरे। सो ये चेंजेस भी होते हैं, तो उसको पनिशमेंट जैसे मत देखो कि अब योग प्रैक्टिस की है तो अभी चाय बंद, ये हो गया तो ये बंद, नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आप अगर जाओगे तो वो परमानेंट चेंज होगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो मैम अगर एक नॉर्मल पर्सन शुरू करता है योगा, तो पहले जैसे मान लो कहीं नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत दूर है या ऑनलाइन नहीं जानते, बट अगर उन्हें स्टार्ट करना हो तो कैसे मेन योगा स्टार्ट कर सकते हो आप घर पे नॉर्मली? आप ऑनलाइन कर सकते हो, किसी टीचर के साथ ही करो, अपना अपना मत शुरू करो, या फिर यूट्यूब पे देख के वगैरह मत करो। पर ऑफलाइन हो ही सकता है, ऑनलाइन भी उतना ही इफेक्टिव होता है। आप बस ऐसी टीचर देखो कि जिससे आप रेजोनेट हो पा रहे हो। वहाँ पे सोशल मीडिया काम आता है कि आपको, क्योंकि ना टीचर के ऊपर थोड़ा एक फेथ होना भी जरूरी होता है। तो वो इसलिए आप राइट टीचर, जिसके जिसके पास सर्टिफिकेशन है, जिसने उसमें कुछ साल काम किया है, ऐसे टीचर ढूंढ के आप शुरू कर सकते हो। फिर धीरे धीरे आपको जैसे फायदा होगा, आप स्विच करना चाहो अगर आपको लगे तो फिर आप वो भी ऑनलाइन कर सकते हो। परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है मैम। तो मैम बहुत ही ज़्यादा हमने नॉलेज ले ली आपसे, एंड मैं कोशिश करूंगा कि और नेक्स्ट एपिसोड बनाया जाए इस पे। एंड मैम अब आपको मैं हर पर्सन को कहता हूँ, तो आप अपने, आपके पास 2 मिनट्स हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, स्ट्रीम के बारे में रख सकते हैं, योगा के बारे में रख सकते हैं, प्लस आप अपने बिजनेस के बारे में भी रख सकते हैं जहाँ पे आप टीच कर रहे हो। तो आपके पास वो 2 मिनट्स हैं, तो आप अब ऑडियंस से आप अपना मन की बात कह सकते हो। का भिड़े हूँ, और मैंने योग में एमए कंप्लीट किया है, योगा शास्त्र में। मैंने वाईसीबी के जो, मतलब आयुष मंत्रालय का जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड होता है, उसके टीचर ट्रेनिंग एग्जाम्स होते हैं लेवल 4 तक, तो वो मेरे पूरे हो चुके हैं, जो योगा मास्टर है। उसके बाद अब मैं पढ़ाती हूँ। मैं सुबह मेरे क्लासेस होते हैं ऑनलाइन, मैं पूना में बेस्ड हूँ पर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। तो मेरे मॉर्निंग में जो रेगुलर क्लास होते हैं आसन प्राणायाम के लिए, वो मॉर्निंग में होते हैं, 3 बैचेस होते हैं मॉर्निंग में। उसके बाद मैं वाईसीबी टीचर ट्रेनिंग भी लेती हूँ। अगर आप योगा टीचर बनना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स दूंगी। बहुत अच्छी एग्जाम है और उसमें बहुत अच्छी थ्योरी कवर हुई है जो आपको योग के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो आपको टीचर बनना हो नहीं बनना हो, ये कोर्स हर किसी के लिए, मैंने पहले खुद के लिए किया था और मुझे उससे बहुत फायदा मिला। तो आप वो कर सकते हो। उसके साथ साथ मैं योग रिट्रीट्स भी लेती हूँ। तो रिट्रीट्स जो है वो कोई वेकेशन नहीं है सिर्फ,
जो कि आपको उसमें बहुत अच्छा लगेगा। जगह बहुत सुंदर होती है, नए लोग मिलते हैं, पर उसमें मैं बहुत सारा थ्योरी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। मतलब ये ऐसा समय होता है कि लोग आके कुछ ले जाए या कुछ सीख के जाए या थोड़ा सा एक माइंड बर्डन रिलीज करके जाए। तो पहले मेरी कोहम थीम थी, जिसमें हु एम आई ये क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन हुआ था, बहुत सुंदर हुआ था वो। और अब मैंने फिर से नया थीम लेके मैं आई हूँ, जिसका थीम है जल। तो जल मतलब सिर्फ वाटर नहीं है। जल ये हमारे बॉडी का एक एलिमेंट है, वो एक मोशन है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो लेयर्स होते हैं अलग अलग, जो ओवर द पीरियड बनते हैं, हमको रियलाइज भी नहीं होते, पर वो आपके बिहेवियर को शेप करते हैं, आपके बॉडी को शेप करते हैं, या फिर अलग अलग डिसऑर्डर्स डिसीजेस जो आपको होते हैं वो उसके वजह से होते हैं। 90% चीजें साइकोसोमैटिक होती है। तो उन सारी चीजों को एड्रेस करना, जो एक्सपीरियंस मैंने ओवर द पीरियड लिया, वो मैं काफी कम इसमें उसको एक आर्टिकुलेट करके मैं शेयर करती हूँ, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैं करती हूँ। और आप मुझे अदरवाइज भी काउंसलिंग कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जरूर योग सीखिए, मतलब ये हर किसी के लिए। अभी आज की जो दुनिया है, जिसमें एक जनरेशन 5 साल में दूसरी जनरेशन पहले जनरेशन जैसे नहीं होती है। हमारा फैशन चेंज हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, नॉलेज चेंज हो रहा है, हमारे लैंग्वेजेस भी चेंज होते जा रहे हैं। पर ये एक ऐसी चीज है, योग प्रैक्टिस, जो टाइम टेस्टेड है, हजारों साल से आ रही है, और आज भी आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट देगी। तो इसमें बहुत पावर है। तो आप इसको जरूर कीजिए, ट्राई कीजिए। और मैं नहीं कहूंगी कि बहुत हाई एम रखिए, आप 10-15 मिनट से शुरू करेंगे तो भी बहुत अच्छा है, पर आपके लिए करना जरूरी है। और आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं घुंघरू एंड योगा मैट हैंडल है मेरा इंस्टाग्राम का, और यूट्यूब में भी मेरा प्रेजेंस है, तो आप देविका भिड़े सर्च कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करूंगा, डिस्क्रिप्शंस में आपके जो यूट्यूब का लिंक एंड हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा। तो आप अगर मैम के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे जाके मैम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यूट्यूब पे भी वो वीडियोस अपडेट करते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आप अगर मान लो अभी अनश्योर हो, तो आप पहले उनकी जर्नी देख लो, आप इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, देन फिर आप लॉन्ग टर्म के साथ आप उनसे बात भी कर सकते हो। थैंक यू मैम कमिंग टू द शो। और मैं चाहूंगा कि थैंक यू। आप ऐसे ही पॉजिटिविटी शेयर करते रहे। तो ये है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे। मुझे भी इसलिए इस वजह से बहुत सारी चीजें, बहुत अलग अलग चीजें शेयर करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। गाइस आपको वीडियो बहुत बेहतरीन लगी होगी, और जेबी टॉक शो का जो मेन कॉन्सेप्ट है, covering journeys and make people more and more educated, तो इस चीज़ में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि योगा कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में गेस्ट के लिंक्स डाले होते हैं, तो वहाँ से आप गेस्ट को कांटेक्ट कर सकते हो। और एक इंसाइट देना चाहूँगा, जेबी टॉक शो में नेक्स्ट एपिसोड जो होगा वो आपकी कैरियर ओरिएंटेड है। तो अगर आप एक जॉब कर रहे हो या आप एक कैरियर परस्यू कर रहे हो, तो कुछ टेक्निकल चीज़ों पे हम बात करेंगे। यहीं तक इंसाइट से ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा आपको। और प्लस मैं आपसे भी ये कहूँगा कि यार शेयर एंड सब्सक्राइब करवाया करो। मानता हूँ अगर आप एक न्यू व्यूअर भी हो, अगर आपने व्यू अभी पहली बार वीडियो देखी है, तो भी आप सब्सक्राइब करके जाओ। रीज़न क्या है, आप होपफुली अच्छा कंटेंट ही वॉच करोगे नेक्स्ट में भी, और नया कंटेंट ही आएगा आपके लिए, फ्रेश कंटेंट आएगा। जेबी टॉक शो इज़ नॉट मेकिंग द कंटेंट विच इज़ एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब यार एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट नहीं बन रहा है ये कंटेंट बन रहा है आपकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल अप करने के लिए। तो आप ये एक चीज़ समझो, ज़्यादातर जो पॉडकास्ट होते हैं वो मेनली कंसंट्रेट करते हैं इंटरटेनमेंट पर्पस पे। थंबनेल्स ऐसी चीज़ों में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता, बिकॉज द थिंग इज इट, अगर आप एक एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो तो आपका मेन पर्पस एजुकेशन देनी होनी चाहिए। तो इसी के साथ आप समझो इस बात को और मोर से मोर सपोर्ट करो। और मैं आता रहूँगा हर मंडे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।